जादुई फेस क्रीम। सोनपुर गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक रेनू नाम की औरत से शादी की। रेनू सोनम की सौतेली माँ बन गई और रेनू की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत नफरत करते थे। माँ, मुझे ये सोनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है। तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसका बाप जिंदा है, हम इसे घर से ही नहीं निकाल सकते। तुम ठीक कहती हो माँ। एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति सोनम और उसके बाप को मारकर उनकी दौलत पर कब्जा करने की बातें करते हैं। अगले दिन सोनम को देखने के लिए आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आकाश की खूबसूरती को देख स्वाति अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगी। लेकिन तभी आकाश और उसके घर वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं उस सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सोनम को अब पता चल जाता है। अगले दिन रेनू पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करने लगती है। तभी उस जादू से वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिससे बदसूरत बना जाता है। ध्यान रहे, एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल रेनू को जादुई क्रीम देकर चली जाती है। रेनू अगले दिन सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम दे देती है। बेटी, ये क्रीम मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना। सोनम को जादुई क्रीम देकर रेनू बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। स्वाति, चलो माँ, हम तैयार होते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी रेनू को छींक आती है, फिर स्वाति को भी आती है। दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। तभी सामने से सोनम भी अपने पिता के साथ आती है। ये हम दोनों को छींक क्यों आ रही है? मुझे भी नहीं पता। दोनों जैसे ही हाथ मुंह पर से हटाते हैं तो सभी लोग दोनों पर हंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों की नाक किसी टमाटर जैसे गोल गोल हो जाती है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग हम पर? स्वाति गुस्से में बोलती है। तभी देखते देखते उसका चेहरा काला पड़ जाता है। रेनू के हाथों के नाखून अपने आप बड़े और गंदे होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल जैसे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? पता नहीं बेटी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी सोनम कहती है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मैंने तुम्हारी जादुई क्रीम को तुम्हारे मेकअप क्रीम के साथ बदल दिया था। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो तुम माँ बेटी मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाती है और फिर सोनम और आकाश की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। जादुई टेबल। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। एक दिन जब निशा की नज़र मंदिर वाले कमरे में रखी भगवान की टेबल पर पड़ी तो निशा ने माँ से कहा, माँ, वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखे हैं? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती और तुम्हें इस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई?
तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई की टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। अब मेरी टेबल पर भगवान रख लीजिए और मुझे वो टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो निशा? क्या भगवान को टूटी हुई टेबल पर रखा जाता है? पापा देखो ना, मेरी टेबल बहुत खराब हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप मुझे ये भगवान वाली टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। मुझसे इस टेबल पर पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। लगता है अब निशा को टेबल के बारे में बताना ही पड़ेगा। पापा निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये कोई साधारण टेबल नहीं है, ये जादुई टेबल है। मैं पढ़ाई में बचपन में बहुत ही कमजोर था। तब मेरे पिताजी के गुरु जी ने ये टेबल मेरे पिताजी को दी थी। इस पर पढ़ने से मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था। और सारे कंपटीशन के एग्जाम है मैंने इसी टेबल पर पढ़कर दिए। लेकिन तुम्हें या इसलिए नहीं बताना चाहता था कि फिर तुम इस पढ़ाई में मेहनत करना छोड़ दोगी। क्या ये साधारण टेबल नहीं, जादुई टेबल है? और आप लोगों ने मुझे आज तक इसके बारे में नहीं बताया, और तभी आप ये टेबल किसी और को यूज नहीं करने देते हो। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाली टेबल ही चाहिए, और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके एग्जाम की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम बहुत अच्छे से मन लगा कर दिए, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा सिर्फ पास होने वाली निशा पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा ये सब टेबल के कारण ही हुआ है, और निशा के माता पिता को भी लगा ये सब उस जादुई टेबल के कारण हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है ये सब जादुई टेबल के कारण हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम पूरी तरह से उसके निर्भर हो जाओ और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब निशा अगली क्लास में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास हो चुका था कि जब तक उसके पास ये टेबल है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा अब बहुत कम पढ़ाई करने लगी, लेकिन कभी भी फेल नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे निशा का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और माता पिता चिंतित होने लगे। देखो, निशा का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि निशा आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है। उसे लगता है कि टेबल ही सब कुछ कर देगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो निशा का भविष्य खराब हो सकता है। निशा के माता पिता ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने हूबहू वैसी ही एक टेबल बनवाई और निशा की टेबल से बदल दी, और निशा को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उन्होंने उसकी टेबल बदल दी है। साल भर निशा ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसे लगा टेबल उसे पास करा देगी। उसके माता पिता उसे कहते रहते कि भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी। निशा के एग्जाम पास आ गए और निशा ने इस साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और सारे एग्जाम दे दिए। उसे लगा वो फेल नहीं हो सकती। देखते देखते वो दिन भी पास आ गया जब एग्जाम का रिजल्ट आना था। निशा बड़े उत्साह से रिजल्ट लेने गई, लेकिन इस बार वो फेल हो चुकी थी। वो गुस्से में घर आई और अपने माता पिता पर चिल्लाने लगी। आपने मुझसे झूठ बोला कि टेबल जादुई है। मैंने इस पर पढ़ाई की, लेकिन मुझे इस टेबल ने फेल करवा दिया। टेबल की कहानी सुनाते समय मैंने तुमसे एक बात कही थी जिसे तुमने ध्यान नहीं रखा। इस टेबल के उपयोग के लिए व्यक्ति का मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुमने मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखो निशा, सबसे बड़ा जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब तुम मेहनत करो और किसी पर डिपेंड मत रहो। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। अब निशा को विश्वास हो चुका था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। और उस साल उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उस टेबल का उपयोग तक नहीं किया। इस साल बिना टेबल का उपयोग किए निशा ने स्कूल में टॉप किया। निशा के माता पिता ने टेबल बदलने की बात को निशा से छुपा कर रखना ही सही समझा और उन्होंने उस टेबल को बहुत संभाल कर घर के किसी कोने में रख दिया। एक जगह गणपति का एक बहुत बड़ा मंदिर था। गणपति के उस मंदिर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी में एक बच्चा बिट्टू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। बिट्टू गणपति का बहुत बड़ा भक्त था और वो रोज नहा धोकर गणपति के मंदिर में चला जाता था। बिट्टू के माता पिता इतने ज्यादा गरीब थे कि उन्हें घरों में काम करके खाने के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे। बिट्टू के माता पिता रोज बिट्टू के मंदिर जाने के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उसे कहते थे कि रोज मंदिर ना जाकर कुछ काम किया कर। एक दिन बिट्टू मंदिर जाता है और जब वहाँ से लौट कर आता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। तो बिट्टू उनसे पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम्हें मंदिर जाने से फुर्सत ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मंदिर जाना छोड़ो और कुछ काम करो। ठीक है, आप मुझे कोई काम पर लगा दीजिए, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं मंदिर भी जाऊंगा और काम भी करूंगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। बिट्टू के पिताजी अपने काम वाले मालिक से बिट्टू के लिए भी काम की बात करते हैं। तुम्हारे बेटे को मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दो। घर पर बहुत सारा काम है और मैं उसे अच्छे पैसे भी दे दूंगा। ठीक है मालिक, कल से मैं अपने बेटे को आपके यहाँ काम पर भेज दूंगा। दूसरे दिन से बिट्टू मालिक के घर पर काम पर आ जाता है। बिट्टू को सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक काम करना पड़ता है। अब बिट्टू सोचता है कि मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा। अब वो सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके मंदिर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि पंडित जी आते हैं और उसे एक थाली देते हैं और बोलते हैं कि बिट्टू, थाली को अपने घर ले जाओ और आज से इसी में खाना खाना। ये थाली आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बस इसे गणेश जी का आशीर्वाद समझकर ले जाओ। तुम रोज मंदिर आते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने ही ये तुम्हारे लिए दी है। अच्छा, ये भगवान ने मेरे लिए दी है? हाँ बेटा बिट्टू, ये भगवान ने ही तुम्हारे लिए दी है। बिट्टू थाली लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को इस थाली के बारे में बताता है। बिट्टू की माँ थाली को मामूली बर्तन समझकर यूं ही रख देती है, लेकिन जैसे ही तीनों लोग रात को काम से घर पर आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो बिट्टू वो थाली लेकर आ जाता है और कहता है, माँ मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा। और जैसे ही बिट्टू खाना खाने बैठता है, उसकी थाली में अपने आप बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बिट्टू के पसंद का आ जाता है। बिट्टू के माता पिता और बिट्टू वो देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग खाना खाकर थाली को धोकर वापस रख देते हैं। सुबह उठते हैं तो थाली में उन्हें थोड़े से पैसे दिखाई देते हैं। ऐसा रोज चलता रहता है। उस थाली में अपने आप खाना आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को इकट्ठा कर बिट्टू के पिताजी कुछ काम शुरू करते हैं और बिट्टू की पढ़ाई शुरू करवाते हैं। अब बिट्टू को मंदिर जाने की पूरी अनुमति मिल जाती है। उस जादुई थाली के बिट्टू के घर में आने के बाद बिट्टू के घर में पैसे की और खाने पीने की कभी कोई तकलीफ नहीं रहती और बिट्टू गणपति जी का आशीर्वाद समझकर उस थाली को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखता है।